Bismillahirrahmanirrahim. What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. जैसे पहले HTML की फर्स्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ये स्टाइल शीट है जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। स्टाइल डिफाइंस हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट्स। स्टाइल ये डिफाइन करता है कि HTML एलिमेंट्स को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। स्टाइल्स वर एडिड टू HTML 4.0 टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टाइल्स को 4.0 वर्जन में ऐड किया गया ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स HTML में आ रहे थे तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टाइल शीट बना। आप लोगों में से किस किस ने HTML की हिस्ट्री पढ़ी है? जो फाइल्स मैंने प्रोवाइड किए थे वो हिस्ट्री किस किस ने पढ़ी है? अच्छा जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या आप में से किसी ने नहीं पढ़ी? अच्छी बात है। क्या करें यार, जब आपने नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। चलो, लेकिन मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं इतना लंबा चौड़ा बढ़ा दूँ, तो आप खुद पढ़ें, ठीक है। अच्छा जी, स्टाइल 4.0 वर्जन में ऐड हो गए और बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन सेव अ लॉट ऑफ वर्क। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमारे पास बहुत सारा काम आसान कर सकता है, ठीक है। हमारे पास स्टाइल शीट को इंसर्ट करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि HTML पेज पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए 3 तरीके हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक को कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, एक को कहते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट उनको कहते हैं जब आप एक पेज बना लेते हैं और पूरे प्रोजेक्ट का कोड उस पेज या उस फाइल के अंदर कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट उसे कहते हैं जो आप आ जाएं और पेज में जो हेड सेक्शन होता है, जो हेड टैग होता है, इसके अंदर आप स्टाइल का टैग लिखे और स्टाइलिंग करें, तो उसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट इसे कहते हैं जब आप टैग के अंदर आते हैं और टैग के अंदर ही आप स्टाइलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। CSS can control many elements of our web pages like colors, fonts, elements, borders, background, spacing, margins and much more. CSS के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एलिमेंट की सिर्फ वो है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंटर और लेफ्ट के दरमियान में से कोई चीज़ अलाइन करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। दैट्स वही हमारे पास CSS है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स को इजीली, स्पेसिंग को, मार्जिन पढ़ेंगे हम और इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। An HTML file linked to a CSS file, and when the web browser displays the page, it references the CSS files to determine how to display the content. इन सब का मतलब ये है कि देखो, CSS जो अप्लाई होता है वो HTML की एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। HTML के एलिमेंट्स का मतलब है HTML के टैग्स पे अप्लाई होता है। तो जब HTML के टैग्स ब्राउज़र शो करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर होता है स्टाइल को, तो जब स्टाइल उस पर अप्लाई होकर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो के ही डिस्प्ले होती है पेज, मतलब जैसे पेज ब्राउज़र शो करता है तो रेफर होता है स्टाइल को, स्टाइल उठा के फिर HTML पेज शो हो जाता है। अच्छा, जब ये प्रैक्टिकल कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। स्टाइल सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। हाउ? HTML was never planned to contain text for formatting a document. अच्छा, आप में से HTML की हिस्ट्री नहीं पढ़ी किसी ने, तो HTML जो बेसिकली उनका जो पर्पस था, वो बंदा कुछ रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहा था और वो रिसर्च पेपर उसने कहा कि भाई मैं इस रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस आइडिया को एक्सटेंड करूँ ताकि एक वेब पेज बने, ताकि डिफरेंट रिसर्च पेपर उनमें से नेक्स्ट मतलब लिंक हो जाए आपस में। फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने HTML डिस्कवर किया। कोई प्लेन नहीं था कि यार HTML में फिर टैग्स आएंगे, वो चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर HTML का प्लेन बन गया और उन्होंने डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना शुरू किया, मतलब टैग्स को इंक्लूड करना शुरू किया, लाइक H1 पैराग्राफ टैग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। Development of large websites where fonts and color information were added to every single page became a long and expensive process. वहाँ पे CSS नहीं था तो सिर्फ HTML ही था, तो वहाँ पे fonts और क्या कहते हैं कलर्स
बड़े बड़े वेबसाइट्स को बड़े बड़े पेजेस में ऐड करना ये बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि अगर आप स्टाइल को भी एक पेज में ऐड करें, HTML का कोड भी एक पेज में ऐड करें, जावास्क्रिप्ट का भी ऐड करें, तो बहुत वो हो जाता है, ठीक है, एम्बेगुइटी बन जाती है। फॉर दैट पर्पज उन्होंने स्टाइल डिस्कवर कर दिया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्रिएटेड CSS। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि W3C क्या है? W3C क्या है? What W3C means? World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium. And World Wide Web Consortium is an organization which makes standards for web. ये वेब के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो WWWC ने CSS को क्रिएट किया ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। स्टाइल्स आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स, और स्टाइल को नॉर्मली हम एक्सटर्नल CSS फाइल में सेव करते हैं। जैसे कि HTML के साथ .html आता है, तो उस फाइल के साथ .css आता है, ठीक। Sheets enable you to change the appearances and layout of all the pages in a website just by editing one single file। देखो, आपके पूरे प्रोजेक्ट का स्टाइल कभी कभी एक ही फाइल के अंदर होता है। फाइल मीन्स पेज। ये चीज़ें आप ख्याल रखें, ठीक है, इनका आप अपने जहन में रखें, आप कुछ नोट करते जाएं, तो फिर आपसे मतलब आप फिर नहीं भूलेंगे। तो एक सिंगल फाइल में आप एडिटिंग करते रहो, स्टाइल लिखते रहो, और फिर आपके HTML पेजेस फॉर एग्जांपल 100 हैं, लेकिन उनका स्टाइल एक ही फाइल या एक ही पेज के अंदर होगा, जो कि एक्सटर्नल पेज होगा विद एक्सटेंशन .css। CSS सिंटैक्स, सिंटैक्स बेसिकली जैसे कि हर एक लैंग्वेज का हम सिंटैक्स पढ़ते हैं, या हर एक जैसे कि HTML का हमने सिंटैक्स पढ़ा, बेसिक सिंटैक्स, वे ऑफ राइटिंग अ कोड, मतलब CSS को हम किस तरह लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं CSS के। उन दो ब्लॉक्स में एक ब्लॉक को कहते हैं सेलेक्टर ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक को कहते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। सेलेक्टर बेसिकली आपका या तो एलिमेंट होता है, मतलब या तो टैग होता है, और या तो आप क्लास से सिलेक्शन करते हैं या ID से सिलेक्शन करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास सिलेक्शन के कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड एलिमेंट सेलेक्टर। ये है सेलेक्टर आ जाता है। मतलब सेलेक्टर का मतलब ये कि जिस पर आप स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि H1 है, तो H1 पर आप स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज अ सेलेक्टर, बट विच टाइप सेलेक्टर? एलिमेंट सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इनके लिए बॉडी होती है, तो अगर इनकी बॉडी में जितने भी आप CSS के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, तो वो इसी पर अप्लाई हो जाते हैं। जिस तरह के कलर ब्लू, तो ये इसी पर अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर आपने मल्टीपल अप्लाई करने हैं, तो सेमी कॉलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को वैल्यू, इस तरह सेमी कॉलन से आप वो करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें, और जितने भी आप इनके लिए लिखें तो ये इस पर अप्लाई हो जाएंगे। A CSS rule set consists of a selector and a declaration block. The selector points to the HTML element you want to style. Points out the HTML elements you want to style. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolon. ये एक डिक्लेरेशन, ये दूसरी डिक्लेरेशन, ये आपके पास डिक्लेरेशन ब्लॉक्स में आ जाते हैं। C++ में आपने पढ़ा है व्हाट इज डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज इनिशियलाइजेशन। यस, डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? वैल्यू देना। वेरी गुड। Declaration means when you introduce your variable to the compiler is called declaration. When you initialize, for example, variable a, this is a declaration. When you initialize some value to the variable, या when you assign some value to the variable, this is called variable initialization. Like variable a equal to 10, this is initialization. लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, तो मैं C++ की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, each declaration includes a property name। ये आपका property name है, जैसे कलर, यहाँ पे वैल्यू ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाटएवर जो वैल्यू देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉलन, और इसके दरमियान में से कॉलन आ जाता है। फर्स्ट स्टाइल इन CSS में हम फर्स्ट स्टाइल किस तरह लिखते हैं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं इंडेक्स डॉट
HTML, ये बेसिकली HTML के पेज पर ही स्टाइलिंग अप्लाई होती है। तो मैं वो 3 तरीकों से स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कर रहा हूँ, वो 3 तरीकों से स्टाइल इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS एंड इनलाइन CSS। यहाँ पे HT कंट्रोल्स पे। अच्छा जी, फर्स्ट स्टाइल इन CSS, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे आप आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो H1 है, कुछ इस तरह का एक हेडिंग 1 हम दे रहे हैं। तो आप देखिए सिंपल जो पहले हमने हेडिंग लिया है उस टाइप का एक हेडिंग ले रहे हैं। क्रोम में भी मसला है तो फायरफॉक्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हेडिंग 1 है। अच्छा, इस हेडिंग 1 पे आप स्टाइल किस तरह अप्लाई करते हैं? तो स्टाइल को हम 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। यहाँ पे मैं इंटरनल अप्लाई करता हूँ। इंटरनल स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे हेड टैग में आते हैं। ठीक है, हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद या टाइटल से पहले आप एक टैग स्टार्ट कर देते हैं जिसे कहते हैं स्टाइल टैग। टाइप टेक्स्ट और CSS अगर आप रिमूव करें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, और अगर हो भी तो कुछ नहीं होगा। HTML5 में इस तरह भी चलता है, लेकिन इससे पहले आप टाइप टेक्स्ट और CSS लेते थे। अच्छा, अब हमने CSS की स्ट्रक्चर पढ़ी कि सेलेक्टर के साथ फिर हम डिक्लेरेशन करते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेलेक्टर क्या है जिस पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं? H1 इज अ सेलेक्टर, H1 इज अ सेलेक्टर। तो यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ इस तरह था कि देखो इस तरह लिखा गया है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देते हैं, लेकिन यूजली आप H1 और इस तरह इंटर के बाद इस तरह लिखते हैं, तो कोड एक मैनेज तरीके से पड़ा होता है। H1 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कलर, अगर आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर लिखते हैं। ठीक है, कलर फॉर एग्जांपल रेड, कंट्रोल एस, और इनका कलर रेड हो गया। देखो सेलेक्टर है ना, तो सेलेक्टर पर अब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज, वो फॉन्ट साइज वहाँ पे फॉन्ट में हम टैग में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए अपना वो आया है, प्रॉपर्टी आई है या एट्रीब्यूट आई है। तो फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा करते हैं 80 पिक्सल, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इतना ज़्यादा हो गया फॉन्ट साइज। सो दिस इज द मेन बस। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको कम करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 20 करते हैं, तो अगर ये हेडिंग भी है तो हेडिंग से भी आप उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आप उनको देखो कम कर दिया, इससे भी कम कर सकते हैं। जितनी वैल्यू आप बढ़ाते हैं उतना ही वो होगा। इसके बाद अगर आपने इस टेक्स्ट को सेंटर पर करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, यहाँ पे ये दे सकते हैं, तो आप इसको सेंटर पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फॉन्ट फैमिली, वहाँ पे फेस था तो यहाँ पे है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल रूनी मैं दे रहा हूँ, मुझे ये नाम याद है, वर्डाना नाम याद हो गया। अच्छा, अहरूनी कुछ और होगा, ठीक है, गलत होगा, अहरूनी, अहरूनी, अहरूनी में, चलो इसका मतलब मुझसे भूल गया तो कुछ और कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्डाना, ये आपके पास फॉन्ट फैमिली है, अगर आप इसको दे दें, देखो ये फॉन्ट फैमिली इस तरह हो गई। इसके बाद इम्पैक्ट दे दे या कुछ और जो नेट से आप उठा सकते हैं, मैंने तरीका बताया था ना, वहाँ पे नेट में गूगल में जस्ट टाइप करें
फॉन्ट फैमिली फॉर CSS, तो आपके पास एक लिस्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये तो हमने इंसर्ट कर दिया स्टाइल शीट। कौन सा स्टाइल? इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, इंटरनल स्टाइल शीट, ख्याल से सुने, ठीक है, ध्यान से सुने, सुना नहीं है क्लास में। तो इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो कमेंट करने के बाद क्या होगा? यस, जो मतलब H1 जैसे स्टाइल में होता है उस तरह से होगा। तो बेसिकली अब मैंने उस पर अप्लाई करना है इनलाइन CSS इस H1 पर। तो इनलाइन CSS यूनिटी टैग के अंदर जो स्टाइल हम लिखते हैं उसको कहते हैं इनलाइन CSS, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इनलाइन CSS लिखने के लिए आप एक प्रॉपर्टी शुरू कर देते हैं स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, और इसके अंदर अब ये प्रॉपर्टीज आप लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब उनका कलर आप चेंज करते हैं, कलर ब्लू, तो वही काम हो रहा है ना। तो मतलब इस तरीके से भी आप यहाँ पे आप फॉन्ट साइज लिख के, तो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल करे और टेक्स्ट अलाइन करे, इनको सेंटर पर कंट्रोल S, तो ये सेंटर पर होगा जी। यस, वो पैडिंग से करेंगे, वो कल के लेक्चर में इंक्लूड है, पैडिंग एंड मार्जिन जी। नहीं, वो V स्पेस और H स्पेस खत्म, वो पैडिंग से करेंगे, ठीक है। देखो आपके पास अब वक्त से पहले बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, कल डिटेल से मैं बताऊंगा। देखो अगर आपने इसका मैं साइज कम करता हूँ, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाए। मैं 20 कर देता हूँ, कंट्रोल S, मैंने इनको यहाँ पे लाइन किया है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट को मूव करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, हो गया ना। आप बढ़ा ले पिक्सल को, 400 पिक्सल करे, 500 पिक्सल करे, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल, तो जिस जगह पे है तो उस जगह से 500 पिक्सल सेट करो। तो जिस जगह पे आपको रिक्वायर्ड है उस जगह पे आप वही फिट करें पैडिंग से। लेकिन ये कल का टॉपिक है, ठीक है, वक्त से पहले मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। पैडिंग और मार्जिन का इंशाल्लाह इंक्लूड है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका हो गया कौन सा, इनलाइन CSS इंटरनल ये है, ठीक है। अब मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, चलो इसको, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वही हो जाएगा जो कि एक हेडिंग होता है उस तरह। जस्ट मैंने आपको दिखाना है कि आप इन 3 तरीकों से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये भी रिमूव करता हूँ। अब हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, जो कि यूजुअली ये स्टाइल हमारे पास चलता है। यहाँ पर आप आए एक और फाइल बना ले। फाइल बनाने का तरीका ये है कि फाइल मीन्स पेज बना एक फाइल, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें, टैक्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो यूजुअली हम स्टाइल के नाम से देते हैं, आप XYZ ABCD व्हाटएवर जो भी नाम देते हैं, लेकिन एक अच्छा सा नाम देते हैं। तो हम यूजुअली स्टाइल का नाम देते हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए, स्टाइल डॉट लेकिन CSS। यहाँ पे इंटर करें, ये CSS हो गया, और इसको ओपन करें। अब देखो आपने H1 पर अप्लाई करना है, ठीक है, या आपने बॉडी पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने बॉडी पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्टाइल को कनेक्ट करेंगे इस पेज के साथ, ताकि वहाँ पे आप स्टाइल लिखे और यहाँ पे कनेक्ट हो तब ये अप्लाई होगा। अगर कनेक्ट ना हो तो अप्लाई नहीं होगा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिंक को इंटर करके ये प्रॉपर्टीज खुद आ जाते हैं, अदरवाइज आपने फिर लिखने होंगे। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, और href में आप उस फाइल का नाम देंगे जो आपने बनाया है। तो कौन सा फाइल बनाया है,
वेरी गुड, style.css। तो अब आपका ये लिंक हो गया। तो वहाँ पे मेरी बात का मतलब ये था कि जैसे पेज शो होती है तो CSS को रेफर होगा। तो ये रेफरेंस का मतलब ये है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में अब ये पेज है H1 रीड करता है। तो जैसे ही H1 रीड करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल को रीड करेगा। तो अगर H1 पे स्टाइल है तो वो स्टाइल उठा के ही इसको उसी के मुताबिक डिस्प्ले करेगा, मतलब उसको फर्स्ट रेफर होगा, इसके बाद वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे स्टाइल टैग या कुछ आप नहीं लिखते, यहाँ पे अब बस डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए। एलिमेंट बॉडी, जो कि यहाँ पे मैं बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ऑरेंज, कंट्रोल एस, ओके, चेंज हो गया। अब ये एक एलिमेंट हो गया। अब दूसरा सेलेक्टर जो है वो H1 है मेरे पास। तो आप इसके बाद देखो इसकी बॉडी स्टार्ट करें, H1 की बॉडी, और H1 को आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर करो, टेक्स्ट लाइन सेंटर करो, फ्रंट साइज उनको 25 पिक्सल करो, सेरिफ करो फॉन्ट फैमिली, उनका कलर वाइट करो। ये सब प्रॉपर्टीज कौन से टैग पर अप्लाई हो जाएंगी? H1 पर। तो देखो सब प्रॉपर्टीज उन पर अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर इसको फिर फॉन्ट फैमिली की जगह हमने इम्पैक्ट भी दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको ले लें, और भी बहुत सारे हैं, मुझे बस ये याद है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आपके पास नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आप उसको बंद करें सिंगल कोट से। ठीक, अगर आप उसको रिमूव करते हैं सिंगल कोट से तो आप देखें कुछ नहीं होगा। ठीक, अच्छा, 3 तरीकों से CSS को इंसर्ट कर सकेंगे। फाइन, इसके बाद कमेंट। CSS की कमेंट्स बेसिकली वो तो आपको पता है कि कमेंट्स किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि किसी और को इन्फॉर्मेशन दे सके, खुद को इन्फॉर्मेशन दे सके कि अलग कोड को देख रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज़ कमेंट्स। इस एडिटर में तो मज़े की बात यह है कि आप कैसे कमेंट करते हैं, यहाँ पे उसको हाईलाइट करें, इसको ध्यान दें। ठीक है, हाईलाइट किया मैंने, तो अगर मैंने इसको कमेंट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्वेश्चन मार्क, तो कमेंट हो गए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे वो रिमूव हो गया वो स्टाइल, क्योंकि मैंने उनको कमेंट किया। अब इनको कमेंट से दोबारा निकालने के लिए आप इसको फिर से हाईलाइट करें और फिर से कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये कमेंट से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये एडिटर नहीं है और फॉर एग्जांपल आप बॉडी को कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट ले, देखो स्टेरिक, देखो ये सब कमेंट्स हो गए। तो जब आप जहाँ पे आप कमेंट को बंद करते हैं तो फिर से आप स्टेरिक और ये, मतलब यहाँ तक ये कमेंट है, कमेंट स्टार्ट एंड कमेंट एंड। ठीक, तो ये आपके पास कमेंट है। इसके बाद CSS कलर, जैसे हमने पढ़ा था कि CSS के 3 टाइप्स ऑफ कलर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, कलर नेम, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू और एक RGB कलर। तो कलर नेम तो हमने यहाँ पे देखो ऑरेंज इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके अलावा आप जो हेक्साडेसिमल है वो भी हमने इंक्लूड किया था। ठीक है, एश के साथ जो वैल्यूज होते हैं, एश 45 11E, ये कलर मुझे अच्छा लगता है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह का हो गया। ठीक है, कलर। इसके बाद RGB के कलर्स, आपके पास डिफरेंट कलर्स है RGB के। अच्छा, RGB के डिफरेंट कलर्स है आपके पास, वो कलर्स आप यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल RGB का कलर आप अगर खुद बनाते हैं, ठीक है, चलो मैं खुद एक कलर आपके लिए बना के देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखे
RGB, ठीक है, एक RGB A है, एक RGB है। RGB A का भी फिर बताता हूँ। तो ये रेड ग्रीन ब्लू, ये जितने भी कलर्स बने हैं ये रेड ग्रीन ब्लू से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू 0 to 255 है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 255 है। तो यहाँ पे अगर आप देते हैं कि 255 और बाकी कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 0 और इसको भी 0, तो इसका मतलब क्या होगा, रेड, यस, के फुल रेड होगा क्योंकि हमने उनको रेड कर दिया। इस तरह अगर फिर आप इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, और इसको आप 255 मीन्स 255 लास्ट वैल्यू है, मीन्स फुल ग्रीन, फुल ग्रीन। और इस तरह अगर आप इसको कर देते हैं 255 और इसको 0 कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, फुल ब्लू। तो इनके कम्बिनेशन से कुछ कलर्स अगर आप देखो, इनके कम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये 220 और वो भी है, ब्लू भी है, तो ये कुछ इस टाइप का कलर बन जाएगा। इसके अलावा फिर अगर आप मिक्सचर करें यहाँ पे 100 का लोड, आप उनमें से ग्रीन का भी करें तो उनमें से कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप ये कम कर देते हैं, 0 करें और उसको रेड टाइप को ट्राई करें तो यूँ बनेगा। खुद कलर्स भी बना सकते हैं। एक होती है RGBA, A मीन्स अल्फ़ा, तो यहाँ पे एक और वैल्यू भी देती हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा। अल्फ़ा ओपेसिटी को कहते हैं, ओपेसिटी ब्लरनेस जो आप उन पर लाना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो आप क्या ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 0 to 1 वैल्यू लेते हैं। तो पॉइंट्स में आप दे सकते हैं 0.5 फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी, तो आप देखें तो उन पर कुछ ब्लरनेस टाइप की या ओपेसिटी टाइप की देखो आगे। अगर आप ये अल्फ़ा की वैल्यू कम करना चाहते हैं 0.8, तो मतलब इस तरह, ठीक, 1 लास्ट वैल्यू और कम से कम जो ओपेसिटी होती है वो 0 है, ठीक है। या अगर आप कह सकते हैं 0.2 अगर आप देते हैं तो उस पर ज़्यादा अप्लाई होगा, अगर 1 देते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही कलर से अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, ये भी आपको याद हो। फॉर नाउ वी डोंट यूज़ अल्फ़ा एंड वी यूज़ ओनली एश F45 11 E वैल्यू, ठीक। तो आप तीनों की तीनों कलर्स यूज़ कर सकते हैं, करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टर्स, दिस इज द मेन टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर फॉर नाउ, नॉट टोटल। द वन टाइप ऑफ सेलेक्टर इज कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि हमने सेलेक्ट किया। कौन कौन से हमने सेलेक्ट किए एलिमेंट सेलेक्टर, यस यस, और कौन कौन से हो सकते हैं, वेरी गुड, सारे हो सकते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स जितने भी हैं तो सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। लेकिन इन्हीं के साथ साथ आप 2 टाइप के और सेलेक्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। अच्छा जी, आप मुझे बताएं बासित, क्या आपकी क्लास की आईडी क्या है, 16 बहुत लंबी है, चलो आपकी आईडी है फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, आपकी 16 आईडी है। आपकी आईडी से रिलेटेड आपकी क्लास में कोई और आईडी है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपकी आईडी के नाम से कोई नहीं होगा, बिकॉज दिस आईडी यूनिकली रिप्रेजेंट्स बासित। ये आईडी सिर्फ और सिर्फ बासित को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आईडी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पेज में अगर आईडी को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल 16, तो 16 के नाम से हमारे पेज में कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए सिलेक्शन जब हम उन पे करते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि क्लास सेलेक्टर्स के ज़रिए आप मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मेरे पास एक पैराग्राफ है, एक H2 है, एक H3 है, और इन तीनों के लिए मुझे एक डिज़ाइन चाहिए। एक डिज़ाइन का मतलब कि उनके लिए एक कलर, एक फॉन्ट साइज, एक फॉन्ट फैमिली, एवरीथिंग एक चाहिए।
तो जस्ट आप एक बार डिज़ाइन लिखे, अप्लाई सब पे होगा, उनमें से सिर्फ हम क्लास का नाम ऐड कर देंगे। एंड आईडी यूनिक होगा, आईडी किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, किसी दूसरे टैग को हम वो नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे पढ़ते हैं, इस पे काफ़ी डिस्कशन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। IDs एंड क्लासेस फंक्शन द सेम वे, उनका काम एक ही तरीके से है। दे कैन बोथ प्रोवाइड द सेम स्टाइलिंग फंक्शनलिटी टू एन HTML एलिमेंट, ये HTML एलिमेंट को या HTML टैग को सेम स्टाइल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेम स्टाइल फंक्शनलिटी मतलब सेम स्टाइलिंग उनका काम है, वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट आईडीज आर यूनिक, आईडीज यूनिक होते हैं, जैसे कि बासित की 16 की आईडी यूनिक है, इस तरह के वेब पेज में भी आपके पास वो नाम यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक मतलब क्या बता बलचानवी। ईच एलिमेंट कैन ओनली हैव वन आईडी, जिसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट का या हर एक टैग का अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उनका चेंज नाम होगा, कोई भी सेम नहीं होगा आईडी में नाम। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि 16 आपने H1 को भी दी है आईडी और आपने कहीं दूसरी जगह पे भी H2 या पैराग्राफ या इमेज ली है उसको भी आपने आईडी 16 दिया है, तो कन्फ्लिक्ट आएगा बीच में से। ठीक है, क्योंकि CSS फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ। अच्छा, एंड द आईडी कैन ओनली बी ऑन द पेज वंस, और आईडी उस पेज पर सिर्फ एक बार हो सकती है, आईडी का वो जो नाम है। IDs are unique, each element can only have one ID and that ID can only be on the page once. Classes are not unique, classes unique नहीं होते। An element can have multiple classes, एक टैग या एक एलिमेंट की मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। And multiple elements can have the same class, और मल्टीपल एलिमेंट्स का एक क्लास भी हो सकता है। मल्टीपल एलिमेंट्स मतलब H1, H2, इमेज, पैराग्राफ, ये मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए। एंड फॉर एग्जांपल 16 क्लास नेम, तो इन सब के लिए एक क्लास का नाम भी आप ले सकते हैं। तो मतलब उस क्लास के लिए आपने जो डिज़ाइन किया है तो वो सब एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में ना आई तो अब मैं कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। देखिए, H1 तो मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा H1 ले रहा हूँ। डायरेक्टर मैसेज टू द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, जो डिज़ाइन इसका है तो उसी पे भी वही डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने हेड 1 भी लेना है लेकिन मैंने उनके लिए स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं इनके इंटरनल स्टाइल शीट में जाऊँ उनके लिए डिज़ाइन करूँ, एक तरीका मेरे पास ये है। लेकिन क्या मैं हर बार, अच्छा एक तरीका ये है बिकॉज इंटरनल स्टाइल शीट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। दूसरा तरीका, क्योंकि और इसके अलावा वो तरीका ठीक नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा बहुत सारा टाइम बचाएगा और वो एक मैनेज तरीके से हमारा कोड होगा। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट इसलिए है भी कि आप उनमें से स्टाइलिंग करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको क्लासेस और आईडी से सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप H1 सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टर ले रहे हैं, तो जैसे आपने CSS में H1 सेलेक्ट किया और इस पर ये टेक्स्ट अप्लाई किया तो इस HTML पेज में जितने भी H1 उनको नज़र आएंगे तो वो सेम स्टाइल उस पर अप्लाई करेंगे। तो दैट्स वाई हम उनको फिर आईडीज और क्लासेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस H1 को मैं आईडी फिर देता हूँ, चलो इसको मैं दे रहा हूँ आईडी, तो आईडी मैंने दे दी कि टेस्ट हेडिंग 2, ठीक, या टेस्ट हेडिंग या हाँ चलो टेस्ट हेडिंग 1, कंट्रोल S कर दिया मैंने, ठीक। और यहाँ पे मैंने इसके लिए स्टाइल शीट लिखना है, तो देखो मैंने इसको आईडी दी, ठीक है। आईडी फॉर एग्जांपल इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल 16 इस तरह, लेकिन हम एक लीगल नाम देते हैं, ठीक है। 16 इस तरह के नाम ना देंगे क्योंकि हमें फिर पता नहीं चलेगा वहाँ पे स्टाइल शीट जब देखेंगे कि यार ये क्या हुआ है। अदरवाइज आप दे सकते हैं यहाँ पे आईडी टेस्ट हेडिंग, तो इसको कॉपी करें, यहाँ पे स्टाइल शीट में जब आप इसके लिए लिखते हैं, इसका मतलब ये है जैसे आप सिलेक्शन कर रहे हैं H1 की, लेकिन स्पेसिफिक इस H1 की जिसमें से डायरेक्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जब आप उनके लिए CSS लिखते हैं तो आईडी के लिए हम एश लेते हैं, एलिमेंट के साथ कुछ नहीं लेते, स्टार्ट में डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एश लिखते हैं सेलेक्टर के साथ और वही नाम। तो मैं
यहाँ पे वही नाम, फिर इसके लिए बॉडी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे उनके लिए कलर आपने चेंज करना है रेड, ठीक है। फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल आपने इनके लिए चेंज करना है 20 पिक्सल, उनका 25 है। फॉन्ट फैमिली आपने चेंज करनी है फैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब चेंज करेंगे, आपको जिस तरह तरीके से आपको उनको डिस्प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल अब आपको फॉन्ट फैमिली की ज़रूरत नहीं है और आप कर रहे हैं, आपको साइज़ की ज़रूरत नहीं है और आप कर रहे हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप कर रहे हैं। या ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कुछ है तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये कम्प्लीटली अलग सा हो गया है, जैसे कि आप किसी और H1 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब देखें कलर रेड हो गया, लेकिन रेड की बजाय हम ब्लू करते हैं, या ब्लैक भी अच्छा लगेगा, इसके ऊपर ब्लैक करते हैं, ठीक। एंड टेक्स्ट अलाइन फॉर एग्जांपल लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये आईडी है आपकी, ठीक। तो अब आप इसको भी आईडी दे दें, इसको भी आईडी दे दें, तो ये यूनिकली रिप्रेजेंट होगा इससे, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, क्या हो रहा है? यस, क्योंकि ये इस लिहाज से फिर सेंटर पे था, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने H1 को स्टाइल किया है ना। तो अगर आप इस H1 का स्टाइल रिमूव करते हैं, ठीक है, और इस H1 को भी आप कोई आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट हेडिंग 1 इसको दे देंगे और टेस्ट हेडिंग 1 2 इसको दे देंगे, ठीक है। तो इसको फिर आप यहाँ पे एश टेस्ट हेडिंग 1 दे दें और इसको एश टेस्ट हेडिंग 2 दे दें, तो फिर ये कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब स्टाइल तो इनके लिए सेम है ना, तो आप कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट होंगे एक दूसरे से। इसके ऊपर कौन सा ऐसा कलर अप्लाई करें? ठीक है, साइज ज़्यादा कर दें। अच्छा जी, ठीक। अब अगर आप इस पर कुछ और अप्लाई कर रहे हैं और इस पर कुछ और अप्लाई करो तो कोई बात नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक जगह पे H1 लिया है, दूसरी जगह पे आपने फिर से H1 लिया है, तीसरी जगह पे H2 है और एक H5 है, इस तरह की डिफरेंट वो है। और आप चाहते हैं कि यार उन पर सेम फंड फैमिली भी अप्लाई हो, उन पर सेम फंड साइज अप्लाई हो, क्योंकि यूली वेबसाइट्स में आप इस तरह करेंगे, आप जितनी भी हेडिंग्स यूज़ करेंगे आप सेम यूज़ करेंगे। इस तरह नहीं कि एक जगह आपने H1 यूज़ किया और दूसरी जगह आप सेम H3 यूज़ कर रहे हैं, कि प्रॉब्लम्स आती है, ठीक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक H2 है, हेलो आई एम हेडिंग टू फॉर टेस्ट। चलो एक दूसरी H3 है, और एक आपके पास फिर से H2 है, तो फॉर एग्जांपल ये आ गया आपके पास। और मुझे चाहिए इन दोनों के लिए या इन तीनों के लिए मुझे सेम डिज़ाइन चाहिए,
तो मैं क्या हर एक के लिए अलग अलग सा लिखूंगा डिज़ाइन, हर एक के लिए अलग अलग सा लिखूंगा। लेकिन अगर उस पर कर रहा हूँ, ठीक है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि फिर क्यों हम एलिमेंट सेलेक्टर को क्यों नहीं करते। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर में भी प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि उनको फिर जितने H2 मिलेंगे तो उन पर सब पर अप्लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह चाहिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल H2 10 H2 है। देखो ईपीएस दा पके बंद कर कि क्या हमने फिर अलग अलग से स्टाइल लिखना होगा? नहीं जी, आपने सिर्फ एक बार स्टाइल लिखना होगा। ठीक, तो इनको आप क्लास का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इस H2 पे मैंने कुछ डिज़ाइन अप्लाई करना है, तो इनको आप क्लास, और क्लास का भी नाम होता है। ये देखो, इस आईडी को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते इस पेज में, इस नाम को आप दोबारा पेज में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये आईडी है, लेकिन क्लास का नाम बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट हेडिंग क्लास, ये नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट हेडिंग क्लास, कंट्रोल सी। और क्लास को आप जब CSS में लिखते हैं, ये CSS का स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉट के साथ लिखते हैं। सिलेक्शन 3 टाइप्स के हैं, एलिमेंट, क्लास और आईडी। तो एलिमेंट को तो हम वैसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं जो रेड टाइप का हमारे पास हो जाए। और टूल बेकार का सामान बके मसला दारे 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 टूल बेकार का सामान बल्दा दे टाइम था आगा सर ने भी कहना मंसूर साहब आदा फी कलेक्शन वगैरह धा कार गई ना 5 बजे छुट्टी शी नो मादा परुन वेल चे देते हुआ फीस इजली आज सबमिट की। सही था। यस زیاره دا تاسو سره خپل وکي او دا سٹارټ کې در سره خبره شوې ده چاته ایشو وینو ا دې راشي او چا سره کنفرم خبره شوې ده ټولو د پاره دی یو د پاره بل کلاس کې ټولو د پاره 15000 روپے یس پریویس فرست بیچ او فرست بیچ نه دا 10000 یا نه میټ کوي او دې کې ډېر چینجز کورس کې شوې دي यार कोर्स के चेंजेस شوی دي تاسو سره چې څنګه خبره شوی ده تراشلتا صحیح ده نو هغه ته چې سره څنګه خبره په سٹارټ کې کړې ده نو هغه شم خبره ورسره ها ما سره د کړو صحیح ما ته څه ویلو تعالی د خیر وکړه دا ما درته کړی ده ما د پیسه والی سره سره دی ویلي नबी के एट ऑफ का बल्कि मत का छः 3 मिनट बिजली लगी 7 बजे 10 से सिर्फ 3 मिनट बिजली दफा संगा यार تاسو نه زیات ټایم ما یو کلاس نه دی ورګړی تاسو کلاس 2 غنټه نه اپ ټایم والی بټ هغه هم دغه شان خبر رواني دا نه کنټرول کیږي ډیر کوشش باوجود ما کوشش ډیر کړی دی او چې کله څوک ځان د کلاس نه خلاصي نو بیا کیږي اوس په ما د تسلیم دی ویډیو چې بس پرابلم د زی سبب وګورو ولې دا اته ما د مزه راکړي بیا بند شو بیا ان شو دلته څومره پرابلم وي چې زه دوباره ټاپک د سره سٹارټ کوم موشن عالم دا ډېر زیات پرابلم وي چې ته یو ځل یو شی ته روان کړي او مس کې در نه پاتې شي او دوباره هغه آیډیا را سٹارټ کې او ته ځله به زه ډیسټرب کېږم
نو دا مسله ده، نو دغه په ټایم مسله ده، یونیورسل بجلی مسله ده، او مونځ پکې راشي، او مازدیګر هم پکې راشي، او ماښام هم پکې راشي. مسله دا ده دواړه ټایم پکې راځي. نو ټایم کې تاسو نه اوسګار، سار ټایم کې هم نه اوسګار، 2 بجے کې هم نه اوسګار، 3 کې هم نه اوسګار، 4 کې هم نه اوسګار. نو بس دا حساب روان دی یار. اوس څو سره ستاسو دا سیمسټر کله ختمېږي؟ او فکس تاسو 3 PM پورې کلاسونه دي؟ دین مخکې ټایم کې عمر شرات دی، سهار ټایم کې 10 بجې کلاس بجې زی او بیا 4 بجې پورې یونیورسيټي کې. نو هغه ما غفري ټایم کې راځي کا ها ما 10 بجې کلاس آکی کم دی دغه تاسو 7-6 کسان دي آکی خو پوری بیٹ کېږي 2 بجې والا کلاس ته بس تاسو 3 بجې ته واړو یا به 3:30 ته واړو درته हाँ 2 बजे तक ला 3 ना 3:30 दबे वाड़ो यस बस 3 नो 20 कम 4 बजे वाला सब कुछ आ गया अबे बे दे टाइम था ना वाड़ो 7 बजे ना बया यो खबर ده ټول خو نشي کېږي बस ये 3:30 तो रावस्तोले शम ورته او 4:30 کی آلتا قسم چر سدی ناراضی مسله ده او څوک د کوم ځای ناراضی او څوک د کوم ځای بیا باخشتو نه د کلاس سار نه 7 پورې نه 10 بجې زما انجن سٹارټيږي سار ډېر شپه ویخیو زالا بخیر کی منا دی 5 بجې باندې بس چل جوړ شي الله پاک بخیر 60 دا سپلین کو یار زنش په بده خبره سوچ کوم سره لیکاو ته جوړه تاسو خپل لک سوچ په وګیلن صحیح شو और जब आप खपल लग सोचो कम से बेसिकली सा गोल पकार अच्छा जी अब यहाँ पे आपने क्लास के साथ डॉट लिखना है ठीक है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट हेडिंग क्लास कंट्रोल सी करें यहाँ पे डॉट के साथ कंट्रोल वी करें और इसके लिए डिज़ाइन हमने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ इनके लिए ठीक है चलो ब्लू अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया तो लो ठीक अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो स्टाइलिंग है फॉर एग्जांपल इनके लिए इस क्लास के लिए मैं स्टाइल करना चाहता हूँ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल टेक्स्ट लाइन